दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी देव सर पर। तो दोस्तों हमारा ये न्यू चैनल है। तो दोस्तों आज ये पहली क्लास होगी जो कि आपकी हिंदी साहित्य को होगी, जिस पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन होंगे, जहां पर आपको हिंदी साहित्य में रचनाएं वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली का डेली क्लास लीजिएगा तो हिंदी साहित्य भी आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो हम लोग बिल्कुल टॉपिक से चलेंगे। हिंदी साहित्य से स्टार्ट किए तो हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, फिर मिक्स टेस्ट लगाएंगे ताकि हर प्रकार का क्वेश्चन आपको कवर हो सके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। चलिए पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। चलिए आवाज आ रही थी ना। चलिए आवाज तो आ रही थी। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन आ रहे हैं, सभी के कह रहे हैं इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर और किसी का यहाँ पर बी भी आ रहा है। चलिए प्रयास अच्छा है, कोई बात नहीं, हिंदी साहित्य है, गलत भी हो सकते हैं लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको यहाँ पर प्रयास करना है सही कौन सा हो जाएगा। नोट्स बनाइएगा, सब लोग नोट्स बनाइएगा। लगभग आपको 15 दिन में काफी ऐसे क्वेश्चन कवर होंगे जो आपको बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी। अगर हम आपसे बात करें कि आपके किस भाषा में, तो किस भाषा में, तो आपके फ्रेंच से, क्योंकि लगभग आपके थे कहां से, तो आपके फ्रेंच से थे। ठीक है ना, तो इस कारण से अभी क्वेश्चन आपको ढेरों मिलेंगे, तो इन पर देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। क्वेश्चन लगभग वही है ना, क्वेश्चन लगभग वही है। और आप प्रयास करिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। चलिए तो इसका भी जवाब क्या होगा, तो यहाँ पर आपका गर्सा दत्तासी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपको कौन सा, सी, गर्सा दत्तासी। ठीक है, क्या है, गर्सा है, गर्दा मत उड़ाइए, हम लोग तो गर्दा उड़ा रहे हैं। ठीक है, गर्सा दत्तासी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से पूछा गया है, यहाँ पर कह रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था। चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी या उर्दू। चलिए तो अभी हमने आपको बताया भी था, है ना, जो कि आपका जवाब आ रहा है सी नंबर। यहाँ पर जर्मनी दे रहे हैं और कोई फ्रेंच दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहली बार है। जब दोबारा क्वेश्चन मिलेगा तो आप आंखें मूंदेंगे और जवाब दे देंगे, है ना। जवाब बन जाएगा आपका यहाँ पर आपका बी नंबर, आपकी फ्रेंच में। कैसा है, आपकी फ्रेंच भाषा में। हमने आपको बताया था कि ये जो पहला इतिहास था आपका फ्रेंच भाषा में आपको लिखा गया था। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। प्रश्न से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गर्सा दत्तासी किसके विद्वान थे। चलिए यहाँ पर बताना है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गर्सा दत्तासी किसके विद्वान थे, अंग्रेजी के, फ्रांसीसी के, स्पेनिश के, जर्मन के। चलिए जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका कौन सा बनेगा। चलिए यहाँ पर 5 का ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, आपके फ्रांसीसी से। तभी तो आपने फ्रेंच बोला है ना, तभी तो आपने फ्रेंच भाषा लगाया ना, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा, आपकी फ्रांसीसी से था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। चलिए काल क्रमानुसार अर्थात काल के अनुसार बिल्कुल क्रम से लिखा गया ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो ग्रंथ है वो आपका कौन सा है, मतलब इनके अनुसार दिखा जाए जो ग्रंथ लिखा गया है कौन सा लिखा गया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर 7 नंबर में, और 7 का जवाब इसका बनेगा डी नंबर। याद रखिए पहले आपको कह सकते हैं क्वेश्चन है, तो याद रखिए यहाँ पर आपको द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, क्या है आपका, तो यहाँ पर याद रखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये कह सकते हैं इनका आपका है। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जवाब बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, अभी अभी के ढेरों क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको सब रट जाएगा। ठीक है, अभी सब रट जाएंगे, परेशान मत होइएगा। चलिए कह रहे आपसे यहाँ पर इस्तवार द ला लिटरेट्यूर इन मैद वे हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक क्या हैं। इसको हमने हिंदी जो रचनाएं कराया था उस समय इस क्वेश्चन को हमने कराया भी था। अगर थोड़ा सा याद अगर आ रहा होगा तो आप जवाब तुरंत दे सकते हैं इस प्रश्न का जवाब। चलिए इसका जवाब यहाँ पर आ रहा है 8 नंबर में, कह रहे हैं आपका ए नंबर होगा। चलिए काफी अच्छा प्रयास है क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा भी था और हमने पढ़ाया भी था, और अगर आपने पहले पढ़ा है तो याद रखिए कि आपका जवाब 100% सही होगा। एक बार में नहीं तो दोबारा को आपको जरूर साबित हो जाएगा। ठीक है, और वैसे हमने आपको बताया है कि एक बार जो हम पढ़ा देते हैं उसको कम से कम आपको 3 बार पढ़ाते हैं। 1 महीना बाद रिवीजन होता है या 15 बाद भी रिवीजन होता जरूर रिवीजन है ना, और इनको रिवीजन कर करके तैयार किया सकता है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से पूछा है हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे। इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया भी था और कल भी शायद बताया था, है ना, कल बताया था कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से थे। चलिए यहाँ पर सही जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। 9 को ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन डी दे रहे हैं, कह आपसे कामता प्रसाद गुरु हैं। और प्रयास करिए, थोड़ा सा और प्रयास करिए, इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा। चलिए प्रयास यहाँ पर अच्छा रहा है और आपका रिजल्ट भी अच्छा आया है। इसका 9 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके जोशुआ केटलर, है ना, जोशुआ केटलर है, इसका राइट आंसर आपका ये बनेगा। याद रखिए हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान रहे हैं वो आपके जोशुआ केटलर रहे हैं। ये हमने शायद आपको कल वाले प्रश्न में हमने बताया भी था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा, चलिए कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है। चलिए
सब गलत हो रहे हैं तो परेशान मत होइए, सब गलत होंगे हमें पता है, सब गलत हो जाने दीजिए, और ना भी क्वेश्चन हो तो भी गलत हो जाने दीजिए, क्योंकि इसी की क्लास हम आपको एक संडे को करेंगे, तब आपके ज्यादा क्वेश्चन ले लेंगे संडे को, यही दोबारा रिवीजन करिएगा। बस हाँ, बोर मत होइए, हमारी क्लासों में बोर मत होइए। पहली क्लास आपके लिए बोरिंग हो जाएगी, लेकिन इसके बाद आप बोर मत होइएगा, क्योंकि पहली बार आपसे गलती होगी, लेकिन दोबारा आप लोग सही करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि हमें मानना है कि हम जब पढ़ा देते हैं तो उसे 2-3 बार कराते हैं, और 100% आप लोग हिंदी में भी उसे हो जाओगे, ठीक है? चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, कह हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने के लिए क्या दिया है? व्यवस्थित, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जब कॉपी में नोट करिएगा तो इन्हीं पर फोकस करना है जो फोकस किया गया है। व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय दिया गया है वो किसे दिया गया है? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है, काफी लोगों को आ भी चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दिया गया है। जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना? और कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास था, ये इतिहास को इन्होंने लिखा था कब? तो कह सकते हैं आपके 1929 में। कब? तो आपके 1929 में लिखा था, जो कि देखा जाए कि मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित आपका हिंदी सागर में किया गया था, ठीक है? चलिए आगे आते हैं, प्रश्न और मिलते हैं, इन्हीं से जुड़े हुए क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? चलिए, जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना? लाइक भी करें और जय हिंद लिखें, ताकि पता चल पाए आप कहां से हैं, ये भी कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए यहाँ पर 11 का ऑप्शन आ रहे हैं, कह रही इसका ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, बिल्कुल सही है। अभी हमने आपको हिंट भी दिया था कि आपका हिंदी शब्द सागर में है ना, किसमें? हिंदी शब्द सागर में है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ था? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जो लोग यहाँ पर पहली बार जुड़े उनका वेलकम है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वेलकम है। लेकिन वेलकम इसलिए है कि आप लोग डेली का डेली क्लास लीजिए, है ना? क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि आप क्लास लीजिए, आप कुछ सीखिए। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सीख कर जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और ऐसे चले जाते हैं, है ना? तो इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब उसे होता है जो आप लोग कुछ सोच कर सब्सक्राइब किया है तो उसका फायदा जरूर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो आपका 12 का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। तो हमने आपको हिंट भी दिया था, है ना? हमने हिंट दिया था कि आपके 1929 में, है ना, 1929 में जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित आपका हिंदी शब्द सागर की भूमिका के लिए दिया गया था, जो कि आगे परिवर्तित हुआ था, है ना? स्वतंत्र पुस्तक का नाम भी दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा है। अच्छा, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग तैयारी किसकी कर रहे हैं ना, क्योंकि काफी मिक्स होंगे, तो आप लोग तैयारी किस पर कर रहे हैं? कोई जूनियर कर रहा होगा, कोई टेट कर रहा होगा, कोई सुपर टेट कर रहा होगा, ठीक है? ये भी आप कमेंट करिएगा, जिससे हमें पता भी चलता रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप नोट भी कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आपका 13 नंबर आपको जवाब दिया है कि इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? तो स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया, कुल मिला के आपने फोकस किया था किस पर? रामचंद्र शुक्ल पर किया था। तो यहाँ पर देखो रामचंद्र शुक्ल क्या मिला है, यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर गणपत आपका दिया है, यहाँ पर भी नहीं मिला है। और भी देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है सी नंबर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसी में देखा जाए हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, बाद में इसे क्या किया गया? स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया था, ठीक है? तो जवाब बने कौन सा? यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे, शिव सिंह सरोज का रचनाकार है, शिव सिंह सरोज का जो रचनाकार है वो आपका कौन सा है? चलिए शिव सिंह आपका कह सकते हैं, इनको सिंगर भी बोल देते हैं कभी कभी, शिव सिंह सिंगर ने, है ना? इनको शिव सिंह सरोज के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी ग्रंथ में जो रचा है, तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? आपका 1833 दिया है, 1830 दिया है, 1836 है, 1840 है। लेकिन याद रखिए इनमें से कोई आपका ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो क्या बनेगा? याद रखिए, डायरेक्ट याद रखना है 1883 में। कब? तो आपके 1883 में, ठीक है? शिव सिंह सरोज का जो रचनाकार है वो 1883 ईस्वी है, जो कि शिव सिंह सिंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी का भाषा ग्रंथ लिखा था, ठीक है? तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना, 1833 याद रहेगा, डायरेक्ट नोट करिएगा। 1883 आपको नोट करिएगा, 1883, ठीक है? याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? याद रखिए आपके आंग्ल भाषा में आपका है, ठीक है ना? जो कि देखा जाए ये आपका स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, इनका नाम बताना है। 15 का जवाब इनमें से कौन हो जाएगा? ये है आपके कौन? सब तुक्का मार रहे हैं, अच्छी बात है, हमने आपको बताया है तुक्का मारिए तो तुक्का कम से कम, क्योंकि अगली क्लास जब इसका रिवीजन क्लास लेंगे तब आप तुक्का नहीं, आपके अंदर की आत्मा कहेगी कि हमने वीडियो कुछ देखा था और आज हमें सफलता मिलेगी, है ना? चलिए तो जवाब आपका बनेगा यहाँ पर बी, पादरी एडिस ग्रीज। क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं वो आपके हैं पादरी एडिसन ग्रीव्स हैं, ठीक है? ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है ना? चलिए तुक्का मारने वाले ही सफल हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, लेकिन तुक्का कौन मारता है आपको पता है? जिन लोगों ने मेहनत किया है और उसको वो क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80-90 पूरे 100 झोंक देते हैं, और कभी कभी आंसर भी राइट हो जाता है और कभी कभी सफलता भी मिल जाती है ना? तो तुक्का तभी मारते हैं कभी कभी ना, उनका कॉन्फिडेंस सही होता है, वो 3 ऑप्शन को हटा देते हैं फिर चौथे नंबर में आते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है तुक्का मारना भी, है ना? चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिए, 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा?
गियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? चलिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो पहली बात यहां पर यह हुई कि गियर्सन ने यहां पर रचित किया था। सबसे पहले किसने किया? गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और इसका हिंदी अनुवाद जो किया था वो किसने किया? तो आपको याद रखना है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। ऑप्शन बनेगा ए, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त हो जाएंगे। इसका जवाब बनेगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने किया था, ठीक है। और अगर हम आपसे बात करें किशोरी लाल गुप्त का जो जन्म हुआ था वो 1916 में, ठीक है। इनसे 2-3 पॉइंट आपसे बन सकते हैं, अभी क्वेश्चन मिलेंगे भी। इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? भदोही नाम सुना है? भदोही नाम सुना है कोई? ये बताइए, किसी ने भदोही नाम सुना है? भदोही है कहां पर? आपके यूपी में है। कहां पर है? आपके यूपी में, भदोही में। हमने यूपी जीके में आपको बताया भी था कि भदोही में जो आपकी कालीन उद्योग है, क्या है भाई? कालीन उद्योग जो आपका है वो भदोही में आपका होता है। और ये भारत की नहीं, ये विश्व में प्रसिद्ध है आपका भदोही। यहाँ के जो कालीन है वो आपके विश्व भर में यहाँ पर कह सकते हैं निर्यात किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। प्रसाद से अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? किसने किया है? तो आपके डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने, ठीक है। किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? और इसका जवाब जो बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बनेगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके पहले देखो आपने पढ़ा और इस बार को जवाब लगा दिया। हमने कहा था ना कि हम क्वेश्चन को रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए, है ना। तो परेशान मत होइए, अगर हम क्वेश्चन को रिपीट भी करते हैं तो आपके फायदे के लिए होते हैं, वरना डबल क्वेश्चन हम क्यों करेंगे, है ना। आपके अंदर आत्मा जो सोई आत्मा है ना उसे जगाना है। जैसे हनुमान जी थे ना, हनुमान जी को पता था कि हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे थे, जगाना पड़ा है। वैसे आप लोगों को जगाना पड़ रहा है। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला है, यहां पर दिया है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसमें ग्रंथ किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य में? अच्छा, क्वेश्चन नंबर वही हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर वही आपका हो गया, रिपीट हो गया है तो बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। प्रस्ताव से अगला पूछा है, यहां पर आपसे कह रहा है इनमें से किस साहित्यिक ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? क्वेश्चन देखो वही है और इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा डी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आपका जवाब यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब तो गलती नहीं होगी। अब अगर आपको आएगा भी तो तुक्का तो जरूर मार लोगे, है ना। यहाँ पर तुक्का मारो वो भी सही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। अभी हमने बताया, अब बताइए आप लोग, है ना। 3 क्वेश्चन रिपीट किया है, चौथा क्वेश्चन आपके लिए है। अब बताइए इसका जवाब कौन हो जाएगा? कह रहा आपसे कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के ग्रंथ के लेखक पूछा है। लेखक पूछा है, जवाब ए आ गया है जॉर्ज गियर्सन है। बिल्कुल सही जवाब है, जॉर्ज गियर्सन, है ना। इनका कन्वर्ट किया तो वो दूसरे थे, श्री किशोरी लाल गुप्त थे, है ना। लेकिन जो लिखा था वो जॉर्ज गियर्सन ने लिखा ना। आपका ए हो जाएगा। चलिए अच्छा लगा आपके जवाब देखकर कि आप लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दे दिया। अगला दिया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? 20 का जवाब। जिन लोगों ने उस बार को नहीं सही किया है इस बार को सही कर दीजिए, है ना। सही तो कर दीजिए कम से कम। चलिए 20 का जवाब दीजिए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत अच्छे। यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आज ही क्वेश्चन आपको घूमेंगे और आप कहोगे कि दोबारा अगर क्वेश्चन आप लोगे ना कि जब दोबारा क्लास लेंगे अच्छा लगेगा, और दोबारा लेंगे क्लास तो आपको बोरिंग लगेगा। क्योंकि सर जी ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं और ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर दिया गया कि किस साहित्यिक इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? देखिए यहाँ पर जो साहित्य इतिहास है उसके लेखन में काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक जो उपयोग किया है वो किसने किया है? 22 का जवाब देना है। लाइक शेयर करते रहिए, पहली बार आए हैं लाइक शेयर करिए और क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी। और हम आपको बता दें कि हर चीज जब होती है तो कंटिन्यू होती है लगभग खत्म होने तक, ठीक है। चलिए अच्छी बात है कि जवाब आ चुका है। यहाँ पर दे रहे हैं ऑप्शन आपका ए नंबर, ये आपके मिश्र बंधु है। कौन है? याद रखिएगा, मिश्र बंधु ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उल्लेख किया है ना। आप देखते होंगे कि इतिहास में कभी सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है, कहीं आपके इंद्र का हुआ है। वैसे यहाँ पर जो हिंदी साहित्य का लेखन हुआ है जब काल विभाजन होता है वहां पर ज्यादा फोकस हुआ है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसी भारतीय हरिश्चंद्र के अनुसार, हजब सदविधि के अनुसार, है ना। ऐसे आपको होता है। तो ये किया किसने? तो आपका मिश्र बंधु ने किया है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ देते हैं। मतलब देखा जाए लगभग आपके 5000 कवियों को स्थान दिया है, 5000 कवियों को इन्होंने स्थान दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रसाद से पूछा गया है, यहाँ पर 23 नंबर दिया है कि किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? देखो क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप समझ गए कि पहला क्वेश्चन आपका आता है तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर वही होता है। और ये तुक्का नहीं मारना है, ये समझना है कि ये हमको आ चुका है ना। चलिए, तो किस इतिहासकार लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? और आपका जवाब आ चुका है। अब तो किसी गलती नहीं होना चाहिए, आपका मिश्र बंधु हो जाएगा, है ना। चलिए ताली भी बजाते रहिए जो लोग सही करते रहे, है ना। हंसते रहिए, खेलते रहिए, तो क्लास तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से और याद हो रहेंगे। चलिए बताया गया है कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक नाम कौन है?
तीनों ने मुख्य रूप से 3 पर फोकस किया है, वो आपके कौन कौन है उसको हम बता देते हैं ताकि दोबारा को आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, 24 क्वेश्चन बनेगा बी, जो कि काफी लोगों का आ गया है। गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं और आपके सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा आपका बी नंबर। मतलब आपके कह सकते हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। और वहीं पर देखा जाए तो मिश्र बंधु विनोद की 4 भाग हैं। याद रखिए, अगर क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछे कि मिश्र बंधु विनोद के जो भाग हैं वो आपके कितने हैं, तो आपके 4 भाग हैं। कितने हैं, 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था वो आपके 1913 में हुआ था। ठीक है, प्रथम जो आपके 3 भाग उनका प्रकाशन हुआ था 1913 में हुआ था। इनका जो चौथा भाग था वो 1934 में, कब, तो आपका 1934 में प्रकाशित किया गया था चौथा भाग। ठीक है, अभी क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके सामने आ चुका है। आप प्रयास करिए यहां पर सही कौन सा हो जाएगा। चलिए अब यहां पर देखो, इसके पहले बताया है, दूसरे क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है। सर क्लियर नहीं दिख रहा, प्रयास करिए, क्लियर दिखेगा, हमारी तरफ से पूरी तरीके से क्लियर है। आपके यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश करिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, यहाँ पर 25 का जवाब देना है और अच्छा लगा होगा इस प्रश्न का जवाब देकर, है ना। जवाब आ रहा है यहाँ पर आपको कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। चलिए यहाँ पर बताइए मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। सर बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए, है ना। चलिए मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। देखो जब हमने हिंदी की क्लास स्टार्ट किया था फुल टेस्ट वाली, तब काफी लोगों को अच्छा नहीं लगा था, लेकिन आज देखा जाए तो कम से कम इसमें से 3000 इतने बच्चे हैं जिनको 100% क्लियर है कि वो हम कोई भी पेपर कभी भी पाएंगे क्लियर कर लेंगे। वैसे ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर होगा। 15 दिन का समय तो आपको देना पड़ेगा ना, हमारे पास 15 दिन का समय देंगे, हिंदी साहित्य को धुआं कर देंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद के जवाब हमने अभी बताया कितने भाग थे, तो आपके 4 भाग थे। 4 भाग थे ना, जिसमें से हमने आपको बताया है कि इनके 3 भाग जो प्रकाशित हुए थे, ये प्रकाशित हुए थे कब, आपके 1913 में, है ना, गलती मत करिएगा। 1913 में प्रकाशित हुए थे 3 भाग, और एक चौथा भाग जो प्रकाशित हुआ वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम उत्थान किया है हिंदी साहित्य में, वो कब से कब तक का उत्थान माना है। चलिए यहाँ पर 28 का जवाब देना है और 28 क्वेश्चन जो बनेगा वो सही कौन सा बन जाएगा। प्रथम उत्थान जो माना इन्होंने, माना है ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका जवाब हम आपको बताते हैं, अगले जवाब आप दे दोगे। यहाँ पर 1868 से लेके 1893 की ईस्वी के समय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय बताया है। याद रहेगा ये पॉइंट। अच्छा, द्वितीय उत्थान कब हुआ था, ये तो आपका प्रथम उत्थान है, ठीक है ना, हिंदी साहित्य में ये प्रथम उत्थान है। दूसरा उत्थान आपका क्या था, तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, उसको भी याद रखिएगा कि 1893 से। ठीक है, कब, तो आपके 1893 से, जहां से एंड हुआ है वहीं से स्टार्टिंग हुआ है दूसरा वाला। ठीक है, जैसे वाचन होते हैं ना संविधान में, वैसे आपका ये है। तो 1893 से आपके 1918, कितना, 1918, ये इनका जो समय था वो दूसरा उत्थान था। ठीक है, दूसरा उत्थान था, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, और जब आगे आए थे तो उस समय भारतीय हरिश्चंद्र के प्रभाव में आके आ गए थे, क्योंकि 1918 आ गया, लगभग भारतीय की यहाँ पर एंट्री होने वाली है ना। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है काशी नागरी प्रचांडी सभा की स्थापना हुई थी। चलिए यहाँ पर देना है काशी नागरी प्रचांडी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जवाब देते रहना है, लाइक शेयर करते रहना है। चलिए 32 को ऑप्शन दे सकते हो, क्योंकि हमने बहुत बार पढ़ाया है आपको कि काशी नागरी प्रचांडी सभा की स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी। 32 का ऑप्शन आ चुका है, यार ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, बिल्कुल सही है। 1893 कब, तो आपके 1893 में हुई थी। अब इसको याद कैसे रखना है, कैसे याद रखना है, तो अभी हमने बताया कि जो आपके रामचंद्र शुक्ल थे, इनका द्वितीय उत्थान जो शुरू हुआ था वो 1893 से, कब, तो 1893 से स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया था, 1918 तक गया था ना, 1918 तक दिया गया था। अब देखो कहां पर हुई है, ये देखिए, तो नागरी प्रचांडी सभा की स्थापना कब हुई थी, जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का द्वितीय उत्थान शुरू हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है आपसे नागरी प्रचांडी सभा की स्थापना कब हुई। चलिए, जिन लोगों ने पहले सही कर लिया था और कुछ लोगों ने गलत किया था, अब वो लोग जो लोगों ने गलत किया था अब इसको सही कर लीजिए, है ना। एक रोटी खाना जरूरी है, खुशी मनाइए, एक रोटी खा लीजिए, कम से कम सही हुआ, भले ही दूसरी बार सही हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन हम ही ने दिया है, डबल किया है, लेकिन सही तो करना है। चलिए तो यहाँ पर जवाब आ गया है, 33 का ऑप्शन बनेगा बी। तो चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी को लॉक कर देते हैं। अब सही हो गया, पहली बार नहीं होगा, दोबारा में तो होगा ही ना। चलिए, सीढ़ी धीरे धीरे क्रॉस करने से छत पे पहुंच सकते हैं, और अचानक पहुंचेंगे तो दिक्कतें होंगी, पैर टूट जाएंगे, फिर बैठे रहेंगे कुछ दिन। चलिए, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था। यहां पर जवाब देना है, इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा।
चलिए, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो संस्था हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा। चलिए, इसके पहले आपने पढ़ा था, तो आप ये बताइए कि नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? अब आपके पास ऑप्शन आपने 2 बार पढ़ा है। अब यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर बताइए नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? अभी आपने पढ़ा था, अगर आप जवाब दे दोगे तो हम समझेंगे कि आपने कुछ सीख लिया है ना। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन था। चलिए, 1893 दे रहे हैं, 1893, अच्छी बात है। और आपके जवाब को देखकर हमें अच्छा लगा कि चलिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं है तो कम न कम याद तो कर सकते हो। चलिए, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 38 का जवाब देना है। 38 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? चलिए, 38 का ऑप्शन देना है और 38 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा 38 का ऑप्शन आपका ए बनेगा। यहाँ पर आपका 1800 ईस्वी में, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो आपकी 1800 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि डेट, तो हमने आपको डेट भी बताया था कि 10 जुलाई 1800 को आप कह सकते हैं आपकी इसकी स्थापना आपकी हुई थी। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वह कौन थे? चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सर आप ही नहीं जुड़ेंगे टाइम ना लगेगा। अच्छा, आप लोगों को टाइम नहीं लगेगा हमसे मिलने के लिए, मतलब हमसे होली मुबारक बोलने के लिए आप लोगों का टाइम नहीं लगेगा? ऐसे कैसे आप लोग स्टूडेंट हो? हमसे मिलने के लिए होली में आप लोग 5 मिनट के लिए लाइव नहीं आओगे? इतना मस्त हो जाओगे होली खेलने में? चलिए बताइए, 39 का जवाब देना है। जवाब यहाँ पर आ रहा है, कह रहे ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। बिल्कुल सही जवाब है, प्रयास भी अच्छा है और आपका जवाब भी अच्छा है। जवाब हो जाएगा जॉन गिलक्राइट। कौन थे? आपका जवाब बनेगा ए नंबर, है ना। कौन सा बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ए नंबर ये आपके थे जॉन गिलक्राइट थे, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि सदल मिस्र की भाषा की विशेषता क्या है? सदल मिस्र, नाशकेतोपाख्यान सुना होगा, है ना। तो सदल मिस्र की भाषा की जो विशेषता है वो आपकी कैसी थी? पूर्वीपन थी या उर्दू की प्रमुखता थी, सहज व प्रवाहमयी भाषा थी या किस्सा गोई थी? कैसी थी? जवाब देना है। नया क्वेश्चन है, परेशान मत होना है, ठीक है। चलिए, बहुत दिनों बाद आप लाइव देख रहे हैं तो अच्छी बात है कि लाइव आ गए हैं। चलिए, जवाब यहाँ पर आपका ए आ रहा है। याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कि सदल मिस्र की जो भाषा की जो विशेषता थी वो आपकी कैसी थी? ये थी आपकी कैसी? पूर्वीपन। कैसी थी? पूर्वीपन थी। पूर्वीपन आपकी थी, मतलब देखा जाए तो आपके बिहार से, ठीक है, आपके बिहार प्रांत की जो आपका शाहाबाद जिला है वहां की पड़ती है आपकी धुड़ी जावा गांव, ठीक है। वहां पर आपका जवाब है, वहां के ब्राह्मण थे। जवाब आपका ए हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, परेशान मत होइए। आपका दिया गया क्वेश्चन कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। प्रेम सागर आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। उम्मीद है कि आपका जवाब भी बिल्कुल सही आएगा। चलिए, यहाँ पर लल्लू लाल आ गए हैं। तो हमने आपको बताया था प्रेम जो करते हैं, प्रेम जो करते हैं आज की इस दुनिया में वो लल्लू होते हैं, है ना। याद रहेगा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? जवाब आ गया है बी नंबर, लल्लू लाल, है ना। ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि प्रेम इस डिजिटल दुनिया में क्या है? नश्वर है, ठीक है ना। नश्वर है, प्रेम से दूर रहिएगा। प्रेम करिए तो अपनी किताबों से, अपनी पढ़ाई से, अपने टारगेट से। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन से हैं? चलिए, यहाँ पर बताइए कि रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार है वो आपके कौन है? सभी का जवाब सही आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपने हमेशा पढ़ा है उस पर गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो नए क्वेश्चन है उन पर कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन जो पुराने प्रश्न उनको सही करिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 44 का ऑप्शन आ रहा है, कह रहे हैं रानी केतकी का कहानी, ये है आपके सी नंबर दे रहे हैं ईसा अल्लाह खां। क्या जवाब आपका सही है? तो यहाँ पर आपका जवाब सभी का सही आ गया है, तो हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। रानी केतकी की कहानी की जो रचनाकार है वहां पे कौन है? तो मुंशी ईसा अल्लाह खां। जवाब आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज अर्थात कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? इनमें से बताइए कि जो आपके फोर्ट विलियम कॉलेज में जो आपके अध्यापक के रूप में रहे थे, कौन रहे थे 45 में? चलिए, यहाँ पर देना है ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह या सदा सुखलाल। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है और आपका जवाब आ रहा है, कह रहे हैं ऑप्शन बी होगा और किसी का डी भी हो रहा है। याद रखिए, नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन बी है सदल मिश्र, ठीक है। कौन? तो आपके सदल मिश्र ये फोर्ट विलियम कॉलेज के क्या रहे हैं? हिंदी के अध्यापक भी आपके रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? चलिए, यहाँ पर 46 का जवाब देना है। पहले प्रश्न में यहाँ पर दे सकते हैं, कह रहा से इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? आपके पास है ऑप्शन लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, भारतीय हरिश्चंद्र। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है और इसको ऑप्शन आपका आया है सी नंबर, कह रहे इसका ऑप्शन बनेगा सदा सुखलाल। तो देखो, यहाँ पर ये पूछा है कि जो संबद्ध थे ना, इसके पहले क्या पढ़ा था आपने? इसके पहले था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो अध्यापक के रूप में थे सदल मिश्र थे। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज जो संबंधित थे कौन थे? तो आपके कौन थे? तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये आपके लल्लू लाल थे। कौन थे? लल्लू लाल। ऑप्शन बनेगा ए नंबर, लल्लू लाल, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नाशकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? नाशकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? चलिए, लाइक शेयर भी करते रहिए। चलिए, यहाँ पर जवाब दीजिए नाशकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? 47 का जवाब यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन बनेगा 47 का ए नंबर।
चलिए 47 का ए नंबर अगर सभी का आ रहा है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। चलिए आपके ऑप्शन को बिल्कुल सही है, आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। सदल मिश्र आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। सदल मिश्र आपका जवाब बिल्कुल सही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन का यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? अगर इसके पहले आपने गलती किया है अब इसको सही कर दीजिए और आपको भी अच्छा लगेगा कि नहीं क्वेश्चन रिपीट हुआ और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब आ चुका है 48 का ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, तो बिल्कुल सही है। नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो तो वहां पर गलती होने के चांस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? रानी की कहानी, प्रेम सागर, शुक्लाल या नाचकेतोपाख्यान? चलिए 49 का ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहे हैं नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बनेगा डी, सदल मिश्र की रचना आपकी कौन सी है? नाचकेतोपाख्यान, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बनेगा 49 का डी नंबर। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी की केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? चलिए इसके पहले आपने पढ़ा होगा रानी केतकी की कहानी, कौन? आपकी ईसा अल्लाह खान, है ना। मतलब ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित कहानी थी आपकी रानी केतकी का कहानी, लेकिन पूछा गया है इसका दूसरा नाम क्या है। अगर किसी को जवाब आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या था। यहाँ पर दिया है चंद्रभान चरित या उदयभान चरित या मलखान चरित या सूर्यभान चरित। जवाब भी आ चुका है और आपका यहाँ पर ऑप्शन बी। यार देखिए रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम था आपका क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उदयभान चरित। क्या था? उदयभान चरित, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखो काफी लोगों के जवाब आ गए हैं, मतलब काफी लोगों की तैयारी भी अच्छी है और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, परेशान मत होइएगा, ठीक है। कहते हैं ना कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप सोचो कि नहीं हमें हिंदी साहित्य नहीं आती, तो ये समझिए कि इसके पहले आपने कितना टाइम दिया हिंदी साहित्य में, है कि नहीं। इसमें टाइम तो भी नहीं दिया है, अब आपको हम टाइम देंगे, यहाँ पर फोकस करेंगे, ठीक है। आपसे जबरदस्ती टाइम लेंगे और आपकी हिंदी साहित्य को भी जबरदस्ती आप यहाँ पर मजबूत करेंगे। चलिए यहाँ पर उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो आप तो गलती मत करिएगा, क्योंकि इसके पहले हमने आपको बता दिया कि आपके ईसा अल्लाह खान द्वारा रचित कहानी थी रानी की कहानी, और उन्हीं का दूसरा नाम था उदयभान चरित के लेखक। कौन हो जाएंगे? तो आपका ईसा अल्लाह खान जवाब हो जाएगा डी, है ना। अब आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन को 2 बार से रिपीट किया है और आंसर आपका क्लियर हो चुका है। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है, आपसे यहाँ पर दिया गया है जो कि क्वेश्चन, सुखलाल की रचना किसने की थी? सुखलाल की जो रचना किया था वो किसने किया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सुखलाल की रचना किसने किया है। चलिए यहाँ पर काफी लोग बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों के कुछ यहाँ पर कह सकते हैं सपने हैं कि मुझे टीचर बनना है और टीचर बनकर मुझे कुछ करना है ना। तो भाई अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत तो रात दिन करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए यहाँ पर 52 का ऑप्शन आ चुके हैं, कह रहे ऑप्शन डी होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। सुखलाल की रचना किसने की थी? तो सदा सुखलाल, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सुख सागर का विषय क्या है? सुख सागर का विषय क्या है? चलिए यहाँ पर देना है सुख सागर का जो विषय है वो आपका कौन सा है। चलिए लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा, लाइक शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि क्लास आपकी स्टार्ट हुई है इसी उम्मीद के साथ कि लगातार आप लोग यहाँ पर चैनल पर फोकस करेंगे, बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे। हम सपोर्ट करेंगे तो आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पर जुड़ते हैं वो लोग सभी लोग लाइक शेयर करते रहा करें, ठीक है। चलिए सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के प्रेरक प्रसंग के बारे में दिया है, या गीता के प्रेरक प्रसंग के बारे में दिया है, या विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग के बारे में है, या इनमें से कोई नहीं। जवाब क्या बनेगा? जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक की तरफ बढ़ते हैं और आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 53 का ऑप्शन सी। याद रखिएगा कि जो सदा सुखलाल आपके सुख सागर है उसका विषय क्या है? तो विष्णु पुराण के जो उपदेशात्मक प्रसंग है उन पर आपका फोकस किया गया है। कुल मिला के देखा जाए जो डॉक्टर नागेंद्र है ना, डॉक्टर नागेंद्र, याद रखिएगा अभी क्वेश्चन मिलेगा, डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र। तो डॉक्टर जो नागेंद्र है इनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने लिखा है ना। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। और भी क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। यहाँ पर आपसे दिया गया है कि आपसे भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं वो आपके कौन से हो जाएंगे? चलिए राम प्रसाद बिस्मिल है, रमाशंकर वाजपेयी हैं, राम प्रसाद निरंजनी है, या इनमें से कोई नहीं। चलिए यहाँ पर देना है भाषा योग विशिष्ट के लेखक। जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं और आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी। याद रखिए सर यही क्लास में नो कमेंट। चलिए अच्छी बात है। तो याद रखिए यहाँ पर 54 का ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। तो यहाँ पर भाषा योग विशिष्ट की जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी है। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? पहली बार का जो प्रयास था वो असफल रहा है, लेकिन दूसरा प्रयास आपका सफल ही होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर जवाब कौन सा है? 55 की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाना चाहिए इस बार को, क्योंकि योग विशिष्ट जो आपके हैं कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है ना। पहली बार को जो आपका निशाना था वो मिस हो गया है, लेकिन दोबारा का निशाना मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन का बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? चलिए हमने आपको बताया है कि हम आपको हिंदी साहित्य में
एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर दोगे, है ना, हमारे वीडियो देखकर। हाँ, लेक्चर नहीं बन पाओगे, लेक्चरर किसी डिग्री कॉलेज के लेक्चरर जाके नहीं बन पाओगे, लेकिन यहाँ पर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन भी छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर दिया है खड़ी बोली की पहली रचना, क्योंकि इतना साधारण भी आपका नहीं होता है ना। चलिए, यहाँ पर दिया कह रहे साफ दिख नहीं रहा है भाई, तो हमारे हिसाब से आप अगर वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, है ना, 144 से बढ़ाकर अगर आप 360 कर लीजिए 240 हो जाएगा, तो बिल्कुल साफ साफ दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो आपकी कौन सी है, 56 का जवाब देना है। और यहाँ पर जवाब दिया है कि प्रेम सागर है, नाच के तो पाख्यान है, ढोला मारू दा दुहा है, या आसिया दिया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है। याद रखिए, खड़ी बोली की पहली रचना जो आपकी है वो आपकी है नाच के तो पाख्यान। कौन है भाई, नाच के तो पाख्यान है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा, नाच के तो पाख्यान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर कह सकते हैं जो आपको देख सकते हैं। अच्छा, आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है। दलपत विजय के द्वारा, जटमल के द्वारा, जलहर के द्वारा, या नरपत नाल के द्वारा। यहाँ पर जवाब देना है। इसका राइट आंसर आपका कौन सा बन जाएगा। चलिए, यहां पर जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आपके जटमल के द्वारा। कौन है, गोरा बादल की कथा जो आपकी है वो आपकी जटमल के द्वारा है। किसके द्वारा है, तो आपकी जटमल के द्वारा आपका है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। और कह सकते हैं कि इनकी एक पुस्तक भी थी, वो आपकी 1623 ईस्वी में जटमल के द्वारा आपकी गोरा बादल की कथा थी, उसी में से उल्लेख किया गया था, ठीक है। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर दिया है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या कह रहा है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द आपका है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बताइए, खड़ी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है। सदर मिश्र के द्वारा, भोलानाथ तिवारी के द्वारा, लल्लूलाल के द्वारा, या महादेव बाहरी के द्वारा। जवाब क्या बनेगा, जवाब यहाँ पर सी दे रहे हैं, कह रहे इसका ऑप्शन सी होगा। और प्रयास करिए, क्योंकि इसका ऑप्शन सी तो नहीं है और कोई ऑप्शन हो सकता है। चलिए और बताइए, इसका ऑप्शन सी नहीं है लेकिन दूसरा ऑप्शन देना है। यहां पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर, यहां पर आपकी सदल मिश्र, ठीक है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है इसका उल्लेख किया, कह सकते हैं सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो आपकी सदल मिश्र ने किया था। किसने किया था, सदल मिश्र ने किया था, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है ना। कह सकते हैं कि 1803 ईस्वी में, ठीक है, 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में इसका प्रयोग पहली बार किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया। 59 का जवाब देना है, यहां पर सही जवाब देना है। उसके पहले था खड़ी, है ना, उसके पहले था खड़ी जो आपका शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, वो प्रयोग आपका था सदर मिश्र के द्वारा। लेकिन यहां पर बोला गया है खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, खड़ी बोली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तब आपके पास जवाब क्या बनेगा। याद रखिए, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया, पहला प्रयोग जो किया गया था वो किया गया था आपके जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है, किसके द्वारा, जॉन गिलक्राइस्ट, जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा आपका किया गया था। और कह सकते हैं सदर मिश्र को भी जाता है, इसमें से कह सकते हैं कि इसका जो नामकरण का श्रेय जाता है गिलक्राइस्ट को भी जाता है और आपके सदर मिश्र को भी जाता है। अगर आपके ऑप्शन में अगर जॉन ये आपके ना होते गिलक्राइस्ट, तो आप आपके किसको लगा देते, सदर मिश्र को भी आप लगा सकते थे, ठीक है, कोई टेंशन आपका नहीं है ना, क्योंकि दोनों लोगों ने साथ में यहाँ पर आपका नामकरण किया था, ठीक है ना, 1803 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। चलिए, नामकरण कहां हुआ था, अगर ये पूछे कि नामकरण कहां हुआ तो आपको क्या देना है, आपको देना है कि आपके फोर्ट विलियम कॉलेज जिसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, उसी कॉलेज में, उसी यहाँ पर फोर्ट विलियम कॉलेज में इस शब्द की उत्पत्ति की गई थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है। यहां पर बताइए, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो जो रचनाकार है वो आपके कौन से हो जाएंगे, विख्यात दो रचनाकार कौन है। चलिए 60 का जवाब देना है, ऑप्शन आपको दिया गया है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा अधिकारमण प्रसाद सिंह। दूसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद। तीसरा है राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आपका जवाब बनेगा, जो कि आपका जवाब है ऑप्शन सी, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, आपका जवाब बन जाएगा राइट, ठीक है ना। कहा जाता है कि फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी, है ना, कह सकते हैं कि फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों में बोझिल कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर आपका दिया गया है, कौन सा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे, ठीक है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 61 नंबर में कौन सा हो जाएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार बालकृष्ण भट्ट, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या जवाब बनेगा। चलिए यहाँ पर आपको जवाब देना है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं आपके लल्लूलाल को। किसको, लल्लूलाल को माना जाता है। अगर आप नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, अन्यथा कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। नोट्स बनाइए और फोकस करिए, और जितना पढ़ाएं तो आपके पास जो भी बुक हो उससे आप रिवीजन करिए, एक चैप्टर के अनुसार आप पढ़ाई करिए, थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए, ठीक है ना। तो वहां पर आपको फायदा भी मिलेगा, नहीं तो फिर क्या मतलब निकलेगा, है कि नहीं। चलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा लल्लूलाल। आगे आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है आदिकाल की प्रमुख कृतियां। आपके पास दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो चुका है,
दूसरा चैप्टर आपका कौन सा है, आदिकाल की साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आपसे यहाँ पर कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। चलिए हमारा बताइए कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। जॉर्ज गियर्सन ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल साकृत्यायन ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। जवाब क्या बनेगा, चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है, कह रहे हैं ऑप्शन बी बनेगा। चलिए अच्छी बात है, अगर आपने पहचाना है और आपने जवाब लगाया है तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को, जो कि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, उसे वीर गाथा काल के यहाँ पर नाम दिया है, ठीक है ना। आप कुछ नाम दिए हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं के सभी क्वेश्चन बनेंगे, इनको यहाँ पर पढ़ लीजिए। 8-9 आपके हैं, 9 है, और इन्हीं से क्वेश्चन जितने भी होंगे, अभी जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी यहीं से बनेंगे। पहला दिया गया है कि आप ये कह सकते हैं हिंदी साहित्य में देख सकते हैं कि प्रारंभिक काल का जो विभाजन हुआ भिन्न भिन्न नामों से आपको किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो प्रारंभिक काल है तो आपके गियर्सन ने क्या कहा है, तो आपकी चारण काल का है, क्या कहा है, चारण काल का है। वहीं पर आपके मिश्र बंधु ने क्या बोला है, प्रारंभिक काल का है, प्रारंभिक काल, ठीक है ना। गणपति गुप्त ने क्या बोला है, तो आपका प्रारंभिक काल भी कहा है, ठीक है ना। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु और आपके गणपति गुप्त ने कहा है। वहीं पर आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पर वीर गाथा काल का है, ठीक है, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। राहुल साकृत्यायन ने क्या कहा है, तो सा यहाँ भी है, सामंत यहाँ भी है, तो याद रखिएगा कि आपके राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल का है, सिद्ध सामंत काल, ठीक है। अगला है कि महाप्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल का है, ठीक है, बीजपन काल होता है, बीज वपन काल का है। विश्वनाथ प्रसाद ने वीर काल का है, और हरजय प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल यहाँ पर का है, ठीक है ना। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे चारण काल या कह सकते हैं संधि काल का है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए और निगाह एक बार मारिए, है ना। गियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक, और डॉक्टर गणपति ने क्या कहा है, तो आपके प्रारंभिक काल हो गया है। आचार्य रामशुक्ल वीर गाथा काल, साकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, महाप्रसाद द्विवेदी, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। बीजप्पन काल किसने कहा है, तो आपकी महाप्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। विश्वनाथ मिश्र ने वीर गाथा काल, हरजय प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, वहीं पर आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल, ठीक है। अब इसी से जुड़े आपके क्वेश्चन यहाँ पर लीजिए। पहला सवाल इसी के सामने आपका है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है। चलिए थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही दे सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर जवाब है आपका दिया गया है कि आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म आपका अशुद्ध है। पहला पॉइंट आपका दिया है बीजपन काल, कह रहा है मिश्र बंधु दिया है। तो क्या बताइए कि हमने बीजपन काल बोला है क्या, हमने तो कहा है बीजपन काल जो दिया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। मतलब आपका जो पहला प्रश्न है वही यहाँ पर आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। दूसरा दिया है सिद्ध सामंत काल, राहुल साकृत्यायन ने दिया है। संधि काल एवं चारण काल जो कहा है वो आपके डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वीर गाथा काल दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर हो गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न हमसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है। अभी हमने बताया था वीर काल किसने कहा है। चलिए तो याद रखिए विश्वनाथ प्रताप सिंह, क्या बनेगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है, तो आपके विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, ठीक है। तो आपका जवाब क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई डाउट। चलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो आपकी इसे कहा है प्रारंभिक काल। मिश्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल माना है। राहुल साकृत्यायन ने क्या माना है, तो सिद्ध सामंत माना है। सिद्ध सामंत जो माना है किसने, तो आपके राहुल साकृत्यायन ने माना है। वहीं पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है चारण काल का है, या इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग संधि काल भी कह सकते हैं, ठीक है, संधि काल भी कह सकते हैं। इसे हम रटा देंगे, अभी रटाएंगे, परेशान मत होइए। इतने क्वेश्चन आपको करार दे रहे हैं कि आपको रटेगा, इसी वीडियो में रटेगा। चलिए बताइए हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है ना, वीर गाथा काल का नाम किसने दिया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, 4 का जवाब देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरजय प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन या मिश्र बंधु। चलिए यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा, वीर गाथा काल, और जवाब यहाँ पर 4 का आ रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है कि वीर गाथा काल का है किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा वीर कौन थे आपके, तो राम भगवान थे, राम भगवान, है ना। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर आपका हो जाएगा। हरजय प्रसाद द्विवेदी ने भी बताया कि हरजय प्रसाद द्विवेदी ने जो कहा है वो आपका आदिकाल का था। क्या कहा था, आदिकाल का था, आदिकाल, ठीक है ना। अगर हम आपसे बात करें मिश्र बंधु ने क्या कहा है, मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो यहाँ पर आपको कह दोगे कि आपके प्रारंभिक काल जो कहा है वो आपके मिश्र बंधु ने कहा था। राहुल साकृत्यायन की बात करें तो राहुल साकृत्यायन क्या थे, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, राहुल साकृत्यायन थे आपके सिद्ध सामंत काल। क्या थे, तो आपके सिद्ध सामंत काल थे। हम सभी पर फोकस कर रहे हैं, परेशान मत होइए, सबका यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सर डेट्स याद नहीं हो रही हैं, उनको भी याद करने का हम कुछ तरीका सोचेंगे, ठीक है। चलिए बताइए आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। चलिए हमारे हिसाब से अब हर एक प्रश्न का जवाब लगभग दे सकते हो, क्योंकि लगभग हमने सभी कुछ आपको बता दिया है। चलिए आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, यहाँ पर जवाब भी आ चुके हैं। कह रहे 5 का ऑप्शन बनेगा 3rd नंबर रामचंद्र।
चलिए अच्छी बात है, यहाँ पर जो जवाब है बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने बताया है कि वीर जो आपके थे कौन, राम थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल आपको हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा कि कुछ हमने यहाँ पर सीखा है, कुछ आपके प्रश्न आपके सही हुए हैं। अगर एक वीडियो में आपको एक नंबर भी आपको मिल जाता है एग्जाम में, तो हमारे हिसाब से एक वीडियो देखने से एक नंबर मिलता है, बहुत बड़ी बात होती है। कंटिन्यू रहेंगे, जब आपको यहाँ पर 100 वीडियो देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके 50 नंबर तो क्लियर ही होंगे ना। चलिए, और हर एक चीज होती है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आपको डेली थोड़ा ना थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपसे दिया है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान कौन थे। अब हमें आपको बताना भी नहीं पड़ेगा और आप जवाब दे दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका सिद्ध सामंत हमने आपको बताया भी है ना। क्या बनेगा, चलिए राहुल सक्रात्यायन जवाब आ चुका है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, राहुल सक्रात्यायन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्रस्ताव श्रृंखला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है आदिकाल के लिए बीजप्पन काल का नामकरण किसने किया है। आदिकाल के लिए बीजप्पन काल का जो नामकरण किया है वो किसने किया है। चलिए, तो देखो राहुल सक्रात्यायन तो होंगे नहीं है, क्योंकि राहुल सक्रात्यायन जो आपके हैं उन्होंने दिया है सिद्ध सामंत काल, तो यह तो आपके हो नहीं सकते हैं। फिर आपका दिया डॉक्टर नागेंद्र दिया है, डॉक्टर नागेंद्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र तो आपका दिया नहीं है ना। मतलब 11 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर बीजप्पन काल का मतलब आदिकाल को बीजप्पन काल आपका कहा है। ठीक है, हजार प्रसाद द्विवेदी ने आपके आदिकाल कहा है। ठीक है, आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, कह रहा है कि आदिकाल का वीर काल का नामकरण किसने किया है। चलिए 13 का जवाब दीजिए, आदिकाल को वीर काल का नामकरण जो किया है वो किसने किया है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, पसंद आ रहा है तो मुजाहपन बोलते हैं ना, कहते हैं ना, कंजूसी मत करिए। कंजूसी करेंगे तो थोड़ा सा हमें भी और लगेगा। लाइक शेयर करते रहिए, पहली बार आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, है ना, ताकि हम हमेशा मोटिवेट रहें। और जिस प्रकार से हिंदी की वो क्लास चलती है कंटिन्यू रात 8:30 बजे, वैसे ये भी क्लास आपकी हमेशा चलती रहे। ठीक है ना, प्रयास रहेगा कि आपको रट्टा तोता बना देंगे, पूरी तरीके से एग्जाम में आएगा, आप तुरंत आंखें मूंद कर जवाब दे सकते हैं। क्लियर है, और ये सब चीज हो सकता है सबके मिलने से, बूंद बूंद से सब लोग बनेंगे। चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन आ चुका है, कह रही इसका ऑप्शन होगा वीर काल कौन है। तो देखो वीर काल दिया, क्या दिया है, वीर काल दिया है। तो यहाँ पर देखो वीर गाथा काल था, यहाँ पर वीर काल दिया है। अगर हम आपसे बात करें वीर काल, तो जवाब आ गया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिल्कुल सही जवाब आया है। वीर काल जो आपका है विश्वनाथ प्रसाद आपके हैं। ठीक है, कौन है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखो अभी हमने बताया था रामचंद्र शुक्ल के बारे में, क्या बताया था, रामचंद्र शुक्ल बताया था वीर गाथा काल, इन्होंने कहा था वीर गाथा काल कहा था। क्या बोला था, वीर गाथा काल जो कहा था वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है ना, वहीं पर आपके राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल कहा था। क्या कहा था, चारण काल कहा था राम कुमार वर्मा ने। उम्मीद है कितनी बार हमने रिपीट किया है कि ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा सही कर देंगे, बस 1-2 बार रिवीजन करने की जरूरत होगी। कब, जब आप नोट्स बना लेंगे तब। नोट्स बनाएंगे हर चीज सरल लगेगी, नोट्स नहीं बनाएंगे तो हर चीज आपको कठिन लगेगी। समय के रहते हुए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन समय के अनुसार ही ढलती जाएगी। ठीक है, तो आपको ढलना नहीं है, इसको और यंग बनाना है, मजबूत बनाना है। चलिए, किसी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया, बताइए। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है। चलिए 14 का जवाब देना है। तो देखो आदिकाल कौन है आपके, हजार प्रसाद द्विवेदी। कौन है, हजार प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हजार प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है। अच्छा, चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसे साइनिंग कर देते हैं, और साइनिंग हो जाएगा तो आपका हम दिखने लगेंगे। अगला दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है। देखो आदिकाल के भी नाम किए गए हैं, है ना, आदिकाल के नाम भी किए गए हैं। वीरगाथा काल है, गद्य काल है, चारण काल है, सिद्ध सामंत काल है। आप बताइए इनमें से कौन सा काल हमने नहीं बताया है, इसमें से कौन सा काल हमने नहीं बताया है। तो यहाँ पर अगर आप तुक्का भी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीरगाथा काल आपने पढ़ा है, लेकिन गद्य काल ये आपके आदिकाल का नामकरण नहीं है। जवाब बनेगा आपका बी नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम किसने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने दिया है, यहाँ पर जवाब देना है कि आपका 16 का जवाब क्या बनेगा। चलिए 16 का जवाब देना है, 16 का जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो प्रारंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने, है ना, बिल्कुल सही जवाब है, पहचान भी अच्छी है, मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु ने। अगर आपका जवाब ए आ रहा है तो आपको बता दें कि गियर्सन ने आदिकाल को चरण काल क्या है, क्या है, चारण काल कहा था, इन्होंने चारण काल कहा था आपके डॉक्टर गियर्सन ने। मिश्र बंधु ने कहा था आपका प्रारंभिक काल कहा था, है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजप्पन काल कहा था, और आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल कहा था। क्लियर हो गया है। आगे आते हैं, प्रस्ताव से अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। चलिए यहाँ पर देखो दिया है आधार काल। ठीक है, आधार काल, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए आगे बताइए, यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। अभी सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अभी क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर दिया है कि आदिकाल को आधार काल जो कहा है वो किसने कहा है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी नंबर, डॉक्टर मोहन अवस्थी। देखो नया चीज मिला है, मतलब इसके पहले अगर आप तुक्का लगाते तो आपका जवाब मिलता है। क्यों, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र आपके है नहीं है, यहाँ पर आचार्य हजीर से राम को तो आपके थे नहीं। आपका जवाब बनेगा सी नंबर, डॉक्टर आपके कौन है, मोहन अवस्थी हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। ठीक है, और डॉक्टर वसुदेव सिंह ने उदय काल कहा है। ठीक है ना, एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक आपको मिलेंगे वासुदेव। ठीक है, कौन बोलेंगे, वासुदेव। और वासुदेव ने जो
कहा है, वासुदेव जो ने कहा है वो क्या कहा है, तो उद्भव काल कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा था उद्भव काल। ठीक है, उद्भव काल कहा था, उद्भव काल। ठीक है, उद्भव काल आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। देखो अभी आपने स्टार्टिंग में हमने आपको बताया थ्योरी के माध्यम से, अब बताया आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अब आपके पास चारों ऑप्शन है। हमारे हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपने जो सीखा है आज की मेहनत इसी क्वेश्चन में है, पूरी की पूरी मेहनत आज की इसी क्वेश्चन में है। लॉक कर दीजिए जल्दी से ऑप्शन, आपको चारों ऑप्शन दिखा देते हैं और आज की मेहनत यहीं पर आपकी रंग लाएगी कि आपने कुछ सीख लिया है ना। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए कौन सा हो जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल। देखो हमने बताया क्या, हमने बताया रामचंद्र शुक्ल ने वीर थे, है ना, वीर थे, तो रामचंद्र शुक्ल को वीर से बना दीजिए, यहाँ पर आपको सेकंड हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है, आदिकाल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कर दिया, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। राहुल सक्रेतिया ने सिद्ध सामंत कहा है, तो इसका आपको 3 हो जाएगा। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल का है, क्या बोला है, प्रारंभिक काल का है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन कहीं पर है भाई, ऑप्शन आपका है सेकंड, फोर्थ, थर्ड और आपका फर्स्ट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। उम्मीद है ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट अब आपको नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन और आपके पास है, कह रहा है इनमें से किस साहित्यिक इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है। उन्होंने अपने साहित्यकार में क्या क्या नाम दिया है हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य गद्य को उन्होंने गद्य का आविर्भाव कहा है, गद्य का प्रवर्तन भी कहा है, गद्य का प्रसार भी कहा है, गद्य की वर्तमान गति कहा है, आदि खंडों में इन्होंने विभक्त किया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है राम। क्या नाम है, राम। मतलब आपका जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किसने, तो 19 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहाँ पर आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल आपका जवाब बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर जो दिया गया है कि आपसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है वो कब से माना है। आंसर भी आपको दिख गया है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने दिखाया है ताकि आपको दिखे और आप जवाब ला सकें। यहाँ पर इस भी नहीं है, यहाँ पर संवत है। ठीक है, विक्रय संवत आपका है 1050। याद रखिए ये क्वेश्चन इसी रूप में आपको मिलते हैं। सभी को वंदे मातरम, सभी को